जय हिंद साथियां, कैसे हो? सभी अच्छे हैं? अच्छा, आज आपके जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो हिंदी के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो जीके का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चनों को सही कैसे करना है तो यहाँ पर जो आपके देख रहे हो लिख रखा है 2011 से 2024 तक जो आए हुए क्वेश्चन है उस पर आपको मंथन करना है। आपकी संपूर्ण व्याख्या करवाई जाएगी कि भाई आपको सवालों को सही कैसे करना है और यहीं से आपके सवाल इर्द गिर्द घूमते हुए वही आ जाते हैं और नहीं आते तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो आप यहाँ की जो सीरीज देख लेते हो 2011 से 2024 तक आए हुए क्वेश्चन पे मंथन कर लेते हो तो वही सवाल वापस घूम फिर के आने वाले हैं। नहीं आते हैं तो उससे सवाल आपका सही हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से सवाल आते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके परते से संबंधित। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट का है उसको वैसे भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। बिना सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं और उसको हिंदी के क्वेश्चन सही करने हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो 5 क्वेश्चन है, ज्यादा समय आप दे नहीं सकते, लेकिन सवाल तो सही होना चाहिए, तो आप भी चाहते हैं। पहला क्वेश्चन आला है इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा एक ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय सवाल को सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो कि क्वेश्चन की शैली क्या है, क्वेश्चन वाला क्या रहा है, ये ढंग से पढ़ने के बाद उसके 4 ऑप्शन देखने चाहिए। हिंदी के ऑप्शन मेरी मान्यता के अनुसार मैं ये मानता हूं कि आपको सवाल को काट काट कर करना चाहिए। जब भी किसी भी क्वेश्चन को काट के करते हो तो आपका मोटिवेशन या सवाल करने का तरीका होता है, सही करने का तरीका, वो चांस होता है कि सबसे कम समय में सही किया जाता है। यानी इल प्रत्यय से निर्मित शब्द है, इसमें 4 शब्द दे रखे हैं, उसमें से एक ऐसा उदाहरण है जिसमें इल प्रत्यय नहीं है। सबसे पहले तो आपको प्रत्यय पढ़ते समय भाई ये नॉलेज होना चाहिए कि आपको प्रत्यय का उदाहरण आए और चाहे उपसर्ग का उदाहरण आए, आपको मूल शब्द का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी विद्यार्थी को मूल शब्द का नॉलेज हो जाता है तो उसको प्रत्यय का सवाल भी सही कर सकता है और उपसर्ग का सवाल भी सही कर सकता है। अच्छा, मूल शब्द करते समय आप पहले तो ये ध्यान रखो कि मूल शब्द वह शब्द होता है जो सबसे छोटा होता है। इसका मतलब हुआ है कि इसमें चाहे कचरा आपके इधर भर रखा है और चाहे कचरा इधर भर रखा है, उसको आपको पूर्ण रूप से बाहर निकालना है, कुछ भी नहीं रखना। अब अगर आप इधर जो बाहर निकालोगे वो आपका क्या निकल जाएगा? प्रत्यय निकल जाएगा। और इधर जो आपको बाहर निकालोगे वो क्या निकल जाएगा? उपसर्ग निकालोगे। और जो बीच में जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? आपके मूल शब्द बच जाएगा। इसका मतलब है कि प्रत्यय पढ़ते समय और उपसर्ग पढ़ते समय ज्यादा ध्यान मूल शब्द पर दे, क्योंकि मूल शब्द अगर आपको समझ में आ गया तो उपसर्ग वाला टॉपिक भी समझ में आ गया और प्रत्यय वाला शब्द भी समझ में आ गया है। और मूल शब्द वो शब्द होता है जो सबसे छोटा होता है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब हम इस शब्द को अलग नहीं कर सकते हैं और बिल्कुल ये वास्तविक रूप से अपना अर्थ दे रहा है, और अगर हमने अब इस शब्द को अर्थ को अलग कर दिया है तो जो अपना ये अर्थ छोड़ रहा था वो अब अर्थ नहीं देगा। ये मूल शब्द की स्थिति होती है। ठीक, मूल शब्द की स्थिति दूसरी बात क्या कहती है कि जब भी आपने प्रत्यय और उपसर्ग इन दोनों को अलग किया है और अब ये वापस समाहित हो रहे, तो वापस वो अर्थ देना चाहिए जब आपने अलग किया है। अंदर आते समय, बाहर जाते समय अपने अर्थ को छोड़ रहे हैं, अपने अर्थ के साथ वापस जुड़ रहे हैं, तो आपने जो मूल शब्द छोड़ा है वो सही है। अगर आपने मूल शब्द छोड़ा है, बाहर निकलते वक्त, अंदर आते वक्त अपना अर्थ वही नहीं दे रहा जो देना चाहिए, तो आप ये समझ आना कि अब ये मूल शब्द गलत है। कैसे देखिएगा, जैसे एक शब्द है यहां पर जटिल, ठीक है, हम इस शब्द की स्थिति ऐसे करते हैं कि इसमें मूल शब्द क्या है, आप बनाते जाओ, तोड़ते जाओ, तो हमें यह पता चल रहा है कि इस शब्द में शब्द आ रहा है झट धन इल। अब देखो, हमने इसको तोड़ दिया है, अलग भी कर दिया है, लेकिन अलग करते समय और वापस जोड़ते समय क्या स्थितियां एक जैसी रह रही है? अगर स्थितियां एक जैसी रह रही हैं तो आपने जो शब्द अलग किया है वो सही है। उसी प्रकार जैसे तुंदिल, अब तुंदिल के अंदर ध्यान रखना तुंद शब्द होता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपको यह भी समझनी पड़ेगी कि प्रत्यय हो चाहे उपसर्ग हो, उसको मूल शब्द निकालते समय
उसकी मात्रा को आप नीचे लेके भी जा सकते हो, साइड में लेके भी जा सकते हो, आगे लेके भी जा सकते हो, ऊपर लेके भी जा सकते हो, लेकिन उस शब्द की स्थिति जहां सही हो रही उस मात्रा को वहीं रख के उसको देखना पड़ेगा, वापस जोड़ के चेक करना पड़ेगा कि हमने अलग किया है तब स्थिति सही है, वापस साथ में लेकर आए तब भी स्थिति सही है। तो हमने जो यहां से मूल शब्द निकाला है और उसके बाद में प्रत्येक स्थिति जो हमें पूछी गई है वो अलग आ रही है, वो स्थिति सेम है, तो हमने जो निकाला सही कैसे, तुंदिल। अब इसको देखते हैं कि तुंदिल या तौंद से संबंधित है। अब ये तूंद नहीं होगा, तौंद होगा, और जैसे ही अलग करते हैं तो पता चल रहा है कि तौंद जैसा शब्द होता है और इल जैसा प्रत्यय भी आता है। इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। फिर शब्द आता है फेनिल। अब गड़बड़ आ रहा है कि यार फेनिल सही है और शामिल सही है, क्यों? क्योंकि ये तो आपको पता चल गया दोनों ही 100% सही है। दिक्कत आ रही है कि इनमें से एक है। ऐसी स्थिति पेपर करते समय हर विद्यार्थी के पास आएगी। क्यों? क्योंकि जब भी 4 ऑप्शन आएंगे उसमें से 2 ऑप्शन आराम से कट जाते हैं और 2 ऑप्शन पे दिक्कत आ जाती है। ठीक, तो पहले हमें ये तो पता चल गया ये 100% सही है, ये 100% सही है, दिक्कत इनमें है, इनमें से एक तो सही है, एक गलत है। उसके बाद में दोनों में जाके इसका दोनों का विरोध कराओ, दोनों को आपस में प्रतियोगिता करा के बेस्ट विकल्प कौन से हैं और दोनों को अलग करने के बाद चेक करो, आपको खुद को पता चल जाएगा। भले ही आपने कोई पढ़ाई नहीं की है लेकिन आपको पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा कि शाम शब्द और शामिल इन दोनों का कोई मेल नहीं है। मित्रों, शाम एक अलग चीज है और इल एक अलग चीज है। क्यों? क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग तोड़ते समय अलग जा रहे हैं लेकिन जोड़ते समय वापस स्थिति वो बननी चाहिए, और अलग रहते हुए भी क्या स्थिति जैसी थी वैसी साथ में थी। देखो मैंने यह अलग किया सामदन इल, क्या शामिल शब्द वही कह रहा है जो मैं अलग कर रहा हूं? नहीं, शामिल का मतलब तो हो रहा है सम्मिलित करना, लेकिन शाम का मतलब तो अलग ही हो रहा है। इसका मतलब जैसे ही शब्द को अलग करते समय अपनी मूल स्थिति को छोड़ देता है, तो हमने जो अलग किया है वो शब्द क्या किया? गलत किया। जब प्रत्यय और मूल शब्द के साथ में शब्द को मूल शब्द में लेके गए तो जो स्थिति इसकी थी वो मूल शब्द में नहीं है, तो हमने जो शब्द तोड़ा वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो फिर हमें पता चल गया कि फेनिल शब्द भी क्या है? सही है। तो पता चला कि इल प्रत्यय से निर्मित शब्द सही नहीं है, ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये शब्द गलत है, और यही पूछा कि एक शब्द गलत है। इसका मतलब ये हो गया पहला जो क्वेश्चन है उसमें ए गलत है। मैं इस तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूं विद्यार्थियों क्योंकि कितना आपको अगर मैं प्रत्यय का कितना ही उदाहरण दे दूं तो प्रतियोगिता परीक्षा में हो सकता है कि सवाल कौन सा आए ये तो हमें पता नहीं, लेकिन सवाल कैसा भी आए अगर आपके पास एक आत्मविश्वास होता है कि किसी भी सवाल को सही कैसे किया जाता है और कम समय में कम पढ़ा हुआ है लेकिन हम कोई भी सवाल सही कर सकते हैं, वो ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके, देखो आराम से ढंग से देखो। द्विज, द्विज का अर्थ नहीं है। एक थोड़ा सा मैं फिर कह देता हूं, जल्दबाजी में क्या होता है कि पेपर करते समय हमेशा विद्यार्थियों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य अगर आप पेपर के अंदर नहीं बरतते हो तो आपने कितनी भी तैयारी की है, कितने समय से की है, और 5 सवाल आप ऐसे ही मात खा जाओगे, आपको सवाल आते आते मात खा जाओगे। 5 सवाल आप कैसे आते आते सवाल को मात खा जाओगे? ये खाओगे आपकी जल्दबाजी, और जल्दबाजी अक्सर पेपर में ऐसे दिखाई जाती है क्योंकि पेपर के अंदर ये फिक्स रणनीति होती है। आपके 2-3 क्वेश्चन मान लो, ये हमेशा विद्यार्थी की भी सोच होती है, वो भी बता देता हूं आपकी सोच क्या चलती है। जैसे मान लो 5 क्वेश्चन हल्के आ गए तो आपकी जो स्पीड है वो बड़ी फास्ट बन गई और 5 क्वेश्चन के उत्तर में था है। ये होता है, मैं ये कह रहा हूं कि 5 क्वेश्चन तो आपके पूरे 75 क्वेश्चन में ऐसे ही सही हो जाएंगे अगर आप ये जो तरीका साइड वाला बता रहा हूं इसको आप ढंग से ध्यान रखना। कैसे देखिएगा 5 हल्के क्वेश्चन दे दिए पेपर वाले ने लगातार, तो आप क्या करोगे? बहुत जल्दी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, अभी व्याख्या जो टीचर हैं व्याख्याता हम बन जाएंगे। ऐसे में क्या करता है पेपर वाला? 6ठा क्वेश्चन डाल देता है कि अर्थ नहीं है, और मैं फिर विशेष तौर से कह देता हूं आपको क्यों, वहां पर आपको ये नहीं दिखेगा ही नहीं विद्यार्थियों, वहां को आपको दिखेगा द्विज का अर्थ है और उसका जो पहला ही उत्तर होगा वो आपको, क्यों? क्योंकि विद्यार्थी क्या करता है कि प्रश्न पढ़ते हुए उत्तरों पे ध्यान रखता है
और वो अपनी मानसिकता को इस तरीके से बना लेता है, क्योंकि पूर्व धारणा के पास उसके पास 5 क्वेश्चन थे, उसमें है था, और छठे क्वेश्चन में भी वो पूर्व धारणा पूर्वाग्रह के अनुसार चल लेता है कि इसमें भी यही है, द्विज का अर्थ है। लेकिन घर जाते समय या परीक्षा हॉल से बाहर जाते समय उसको वही पता चल जाता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं है का था। तो मैं फिर कह देता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ते समय है और नहीं है को ढंग से पढ़ो, क्योंकि वहां पर आपको नहीं दिखेगा ही नहीं है दिखेगा। तो ये गलती आपकी होनी नहीं चाहिए। और मैंने कुछ विद्यार्थियों को ऐसे भी देखा कि नेगेटिव मार्किंग होती है, 4 क्वेश्चन मान लो हार्ड दे दिए शुरुआत के अंदर, तो वो 5वें क्वेश्चन में कसम खा के बैठ जाता है कि अगला क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो हमें करना है। मित्रों, आप एक ढंग से सोचिए कि आपने इतनी तैयारी की और कंटिन्यू 3 क्वेश्चन हार्ड आ गए, और आपने तैयारी की, आपको नहीं आ रहा है और वहां पर नेगेटिव उत्तर है, तो आपको नहीं करना चाहिए और अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, खोना नहीं है। तो देखिएगा, द्विज का अर्थ नहीं है, द्वि का मतलब होता है 2, 6 का मतलब होता है जन्म, जिसका 2 बार जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। द्विज के आपके अनेकार्थक पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, कर के अनेकार्थक पूछे जाते हैं, उसके बाद में सारंग के अनेकार्थक पूछे जाते हैं, जलज के अनेकार्थक पूछे जाते हैं। आप 10 एक अनेकार्थक याद करके चले जाते हो तो पेपर के अंदर एक अनेकार्थक टपक जाता है, और ज्यादातर द्विज के ही पूछे जाते। द्वि का मतलब 2, 6 का मतलब जन्म, जिसका 2 बार जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। पक्षी का 2 बार जन्म होता है, दांत 2 बार आते हैं, और ब्राह्मण को कहते हैं कि ज्यादा होशियार है, भाई कहते हैं हमारी शैली के अंदर, इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण का 2 बार जन्म हुआ। इसका मतलब जो हाथी है वो ऑप्शन क्या है, गलत है। अब अनेकार्थक मैं फिर कह देता हूं आपको, द्विज के अनेकार्थक आने चाहिए, कर के अनेकार्थक आने चाहिए, जलज के अनेकार्थक आने चाहिए, सारंग के अनेकार्थक आने चाहिए, हरि के अनेकार्थक आने चाहिए। आप ये इतने से अनेकार्थक याद कर लेते हो तो आपको द्विज वाला सवाल, जैसे मतलब द्विज है या कोई अलग सवाल हो, वो आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थियों। अच्छा, उससे पहले आपको एक थोड़ी सी राय दी जा रही है कि विकास सर और नेवरी सर के मार्गदर्शन के अंदर, यानी विकास सर का नेतृत्व है और नेवरी सर का मार्गदर्शन है, और दोनों के सम्मिलित रूप से जो आपके पास एक टेस्ट सीरीज आ रही है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए, उसमें आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आपको एक 5 दिवसीय ऑफर भी मिल रहा है 16 मई से 20 मई तक, यानी कि वहां पर आप जाके आराम से देख सकते हो, आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, बिल्कुल एक विशेष छूट पर मिल रही है। तो मेरे अनुसार आपके एक निवेदन रहेगा कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, आपको सफलता की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आपकी, विकास सर और नेवरी सर की, और आप इनको आराम से जानते हैं, इनसे रूबरू करवाने से ऐसा ही है, वो सूरज को दीपक दिखाने वाली पंक्ति याद आ रही है मेरे को बार बार। अब देखिएगा, अशुद्ध शब्द है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और मैंने विद्यार्थियों को एक तो थोड़ा सा ये देखा कि रटते हैं, ये शुद्ध अशुद्ध वाले, रटने वाला सिस्टम ही नहीं, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, ध्यान रखना, सवाल वही आ रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं। हालांकि मैंने आपको मार्गदर्शन और गाइडलाइन दी, उस समय भी बता दिया था कि यार ये शुद्ध और अशुद्ध वाला टॉपिक होता है, उसको आप रटो मत। संधि ठीक ठाक आ रही है, उपसर्ग ठीक ठाक आ रहे हैं, प्रत्यय ठीक ठाक आ रहे हैं, सब्जेक्ट अलावा विद्यार्थी उसको मैं ठीक ठाक ही बोलूंगा, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर है, 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन हिंदी का रोल है, तो आपको ठीक ठाक आना चाहिए। व्याख्याता आपको नहीं बनना है, सब्जेक्ट है वहां पर आप बन रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर आपके सारे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 5 क्वेश्चन की बात है, सही होना चाहिए, तो ठीक ठाक वाला ही मामला चलना चाहिए। अशुद्ध यानी कि इसका मतलब है कि इसमें 3 शब्द शुद्ध हैं और 1 शब्द अशुद्ध है, उसकी बात कर रहे हैं। देखो, एक शब्द लिखा हुआ निरोग, बहुत अच्छा उदाहरण है, लगभग हर जगह पूछा जा रहा है, विषक संधि का उदाहरण है। तो आप देख लो, मैं फिर कह रहा हूं कि ये संधि से संबंधित हो गया, और फिर भी शब्द शुद्धि में दिया जा रहा है निहिधन रोग, निरोग। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, इस शब्द में एक तो ये शब्द कई बार लिखा हुआ आ रहा है निरोगी, तो निरोगी शब्द भी गलत है, ध्यान रखना है। दूसरी बात, विसर्ग इसमें ई की मात्रा छोटी करके दे देता है, तब भी गलत हो जाता है। तो विसर्ग संधि में चल रहा है, उपसर्ग में चल रहा है, विलोम शब्द के अंदर जाते हो तब भी चल रहा है, और उसके बाद में इसको निरोगी लिख दिया जाता है। जब निरोग है, उसमें से रोग हट चुका है, तो वापस उसको रोगी क्यों बनाया जा रहा है, ये आपकी गलती है, इसलिए निरोगी शब्द आया है तब भी गलत है। विसर्ग संधि में चल रहा है और शब्द शुद्धि के अंदर आ रहा है, इसका मतलब यह जिस विद्यार्थी को संधि आ रही है उसको ये शब्द शुद्धि आ रही है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, लिखा हुआ आ रहा है अहेलिया, बहुत अच्छा उदाहरण है, ये तो आप ढंग से पढ़ते हो, देखो लिखा हुआ आता है ये अहिलिया।
आपके शब्द शुद्धि के अंदर ये जो अशुद्ध शब्द लिखा हुआ आएगा वो लिखा हुआ आएगा अहिल्या। अहिल्या और अहल्या दोनों शब्द देखते हो तब भी पता चल जाता है, क्योंकि अहिल्या कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन आप नारी शक्ति की ओर चले जाते हो, लेकिन अहल्या शब्द होता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त वाला नाटक देखते हो, उसमें अहल्या आता है। अहल्या का मतलब होता है जो अपनी जगह से हिले नहीं, जो एकदम, ध्यान रखना, एक व्यक्ति का पक्षधर होता है, उसे कहते हैं अहल्या। तो विशेष तौर से ध्यान रखो, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता। बहुत अच्छा शब्द है, बार बार रूटीन में आता, पूछा भी जाता। उसके बाद में एक शब्द है महात्म्य। बहुत शानदार उदाहरण है। इस उदाहरण को मैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आपको महात्म्य आना चाहिए। मित्रों, यहां आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो आपको प्रत्यय का नॉलेज होना चाहिए। कैसे? सबसे पहले तो देखो, ये शब्द देखो, बहुत शानदार शब्द है और इस शब्द का बहुत ज्यादा वेटेज है। कैसे? देखिए, महात्म्य। ये शब्द याद करते समय सबसे पहले तो आप शब्द शुद्धि को छोड़ो और यहां पर इस शब्द को ही देखो, क्योंकि इससे आपके 1000 क्वेश्चन सही होने वाले। मैं एक इस शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, ये शब्द समझ में आ गया, इससे संबंधित 1000 क्वेश्चन भी सही कर लो। कैसे? हमेशा ये शब्द याद होना चाहिए कि आपको लास्ट के अंदर जब यह दिखता है और यह से पहले कभी भी आधा वर्ण दिखता है, तो हमेशा ये जिंदगी में याद रखना कि वहां पर यह प्रत्यय होता है। ठीक, पहले तो इसका मतलब हमें यह भी पता चल गया कि यार यहां पर प्रत्यय से संबंधित भी नॉलेज हमें आया। ठीक है, हमने इसमें से प्रत्यय निकाल लिया ये। अच्छा, दूसरी बात यह ध्यान रखनी है, प्रत्यय से यह प्रत्यय आने के बाद में उससे पहले जो आधा वर्ण होता है वो मूल शब्द के अंदर पूरा बनता है। ठीक है, हमने पूरा बना दिया, फिर हमने आगे जो शब्द देखा वो महात्मा बन गया और ये शब्द बन गया मूल शब्द महात्मा। अब देखो, मैंने यहां पर एक वर्ण की मात्रा को बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि मूल शब्द बनाते समय और उस शब्द को शुद्ध करने के लिए हम अपनी मर्जी से लास्ट के अंदर की जो मात्रा होती है उसको हम घटा भी सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। यह शर्त कब लागू होगी? यह शर्त उस समय लागू होगी कि किसी भी शब्द को शुद्ध करना है तो हमारे पास में एक ऐसा निर्णय आता है कि हम इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और हमने अब शब्द बना दिया महात्मा। अब देखिएगा, यही सवाल शब्द शुद्धि के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा कि महात्मा ये सही है, ये सही है या ये सही है। तुम लोग शब्द शुद्धि के उदाहरण करते समय चूक जाते हो, क्योंकि शब्द शुद्धि के अक्सर विद्यार्थी सवाल सही करते हैं तो रूपरेखा पे चले जाते हैं। रूपरेखा का मतलब होता है कि जो आपकी दृष्टि में जो आपको शब्द सुंदर लगता है वो सही है, जबकि शब्द शुद्धि में ऐसा होता नहीं। शब्द शुद्धि में उच्चारण से ज्यादा शब्दों का नॉलेज और इससे पहले वाले टॉपिक आपको आते हैं, तो शब्द शुद्धि आपको अच्छी आती है। अब यहां पर समझने वाली बात वो समझो। देखो, अगर किसी भी शब्द के अंदर प्रत्यय आया हुआ है पीछे, तो फिर क्या करोगे? प्रत्यय अगर पीछे आया हुआ तो हमेशा यह ध्यान रखना है, एक नंबर पे मात्राएं बढ़ेगी घटेगी, ध्यान रखना है। तो प्रत्यय है तो ध्यान रखना मात्रा बढ़ेगी, और प्रत्यय नहीं है तो मात्रा घटेगी। कैसे? देखिएगा, अब देखो, अब गलत और सही कैसे करोगे वो देखो। यहां पर प्रत्यय है तो आगे मात्रा आएगी। आगे मात्रा आ की आएगी या आई की आएगी या औ की आएगी। कब आएगी? जब प्रत्यय होगा। प्रत्यय हटा तो आगे वाली मात्रा भी हटी। कैसे? मैंने जैसे ही यहां पर देखो प्रत्यय हटा दिया है, ये देखो, ये जैसे ही प्रत्यय हटा मात्रा हट गई। इसका मतलब है प्रत्यय है तो या तो आ की मात्रा होगी या आई की मात्रा होगी या औ की मात्रा होगी। प्रत्यय हटा तो चाहे आ की मात्रा है वो ए में चली जाएगी, औ की मात्रा है वो ऊ में चली जाएगी, आई की मात्रा है वो ई में चले जाएगी। मतलब प्रत्यय हटा तो मात्रा हटी। अब सवाल को सही कैसे किया जाएगा? जैसे शब्द शुद्धि के अंदर आपको इस तरीके से लिख के दे दिया जाएगा, भाई साहब ये सही है, ये गलत है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये गलत है? प्रत्यय था, मात्रा है ही नहीं, गलत है। अगला शब्द इसी प्रकार से लिख के दे दिया इसने, प्रत्यय हटा लेकिन मात्रा हटी नहीं, शब्द क्या? गलत। अब आपको ये शब्द आए ना आए, इनसे संबंधित चाहे 1000 उदाहरण आए, शब्द शुद्धि का आप उदाहरण कर लोगे। कैसे? एक है, जैसे एक उदाहरण देखिएगा, मैं हल्का उदाहरण ले रहा हूं, सबको आ रहा है वही ले रहा हूं, ऐसा मत समझना कि हल्का लिया गुरुजी ने। जैसे एक उदाहरण ले लिया मैंने सामाजिक, और ये आपको सबको पता है इसलिए ले रहा हूं। सामाजिक, एक है तो आ है, एक नहीं तो आ भी नहीं, एक है
तो आई है, एक नहीं तो आई भी नहीं, एक है तो औ है, एक नहीं तो औ भी नहीं। अब मान लो पेपर वाले ने ऐसे लिख के दे दिया, सामाजिक और इसी को लिख के दे दिया ऐसे, तो कैसे गलत काटोगे? एक है, आ है ही नहीं, इसलिए शब्द क्या गलत। एक है ही नहीं, आ है, तो शब्द क्या है गलत। तो अब आपको याद रखने कोई मतलब ही नहीं है, आपको 5000 क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे। कैसे? एक है, आ है, शब्द सही। एक है ही नहीं, आ भी नहीं है, शब्द सही। अब ये सवाल आए ना आए, इनसे संबंधित 1000 क्वेश्चन आएंगे तब भी आप सही कर लोगे। अब बात आती है ये अंतर्धान। मित्रों, ये रे आए ना आए और इनसे संबंधित दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन आए, करोगे कैसे सही वो बता रहा हूं, ढंग से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे देखिएगा, इसको हिंदी के अंदर कहते हैं रेफ रे। रेफ रे का मतलब होता है कि आपकी अक्सर गलती होती है उच्चारण करते समय, तो क्या करोगे फिर उसको समझिएगा। इसका जब आप लगभग इसका जब भी आप उच्चारण करते हो सही कर लेते हो, लेकिन लिखते समय या सोचते समय गलत कर देते हो। मैं इनसे संबंधित एक हल्का उदाहरण दे रहा हूं, वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है आपके आशीर्वाद, अब एक जगह रे यहां लगा हुआ आ रहा है, एक जगह आपके यहां लगा हुआ आ रहा है। हालांकि आशीर्वाद हो सकता है कि आपके रटा हुआ शब्द है इसलिए आपको पहले से ही आता होगा, लेकिन ये आए ना आए, चाहे ये आए ना आए, चाहे इससे अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन आए, सवाल सही कैसे करोगे वो आपको आना चाहिए। रेफ रे से संबंधित उदाहरण करते समय सबसे पहली बात होती है कि जहां रे का उच्चारण होता है वहां इंटू का चिन्ह लगा लो, और जहां इंटू का चिन्ह लगता है उसके आगे रे को लगा दो। जिंदगी में कभी भी ये सवाल गलत नहीं होगा। रेफ रे का सवाल चाहे ये आए चाहे दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन आए, आप सही कर लो। कैसे देखिएगा, जैसे अब मैं लिखता हूं आ शी, ये देखो मैं फिर कह रहा हूं जहां रे का उच्चारण हो रहा है वहां इंटू का चिन्ह लगा दो। देखो आ शी रे, ये रे का उच्चारण हुआ, वहां मैंने इंटू का चिन्ह लगा दिया। और मैंने कहा जैसे ही आप इंटू का चिन्ह लगाते हो उसके आगे रे का उच्चारण लिख दो, जिंदगी में गलत नहीं होगा। ये देखो अब आशीर्वाद सही, आशीर्वाद सही हो गया। अब आशीर्वाद सवाल आना तो कोई जरूरी है नहीं, ये आए। अब हम इसी को ही सही कर देते हैं जो आपके एग्जाम में आ रखा है। देखो अंत, मैंने कहा जहां रे का उच्चारण होगा वह इंटू का चिन्ह लगे, अंत। ये देखो र, मैंने कहा जहां इंटू का चिन्ह लगता है उसके आगे रे को लगा दो, ये लगा दिए, ये सही हो गया अंतर्धान। अब आपके देखो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है रे पहले आ रहा तो अंत होता ही नहीं, अंतर्धान होता है। इसका मतलब पूछा क्या पेपर वाले ने कि भाई अशुद्ध शब्द कौन सा है, यानी ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, और ये अंतर्धान शब्द क्या है, ये शुद्ध है, तो ये गलत हो गया और वो शुद्ध आपके वहां पर रहा। उसी प्रकार जैसे देखो आप लिखते हो पुनर्जन्म, कैसे लिखना देखो। अब आपको पता है पुनर्जन्म, पू न, जहां रे का उच्चारण होता है वहां इंटू को चिन्ह लगा दो, पू न, ये रे, यानी रे का उच्चारण यहां हुआ, और जहां रे का उच्चारण होता है उसके आगे रे को लगा दो, जिंदगी में गलत नहीं होगा। नहीं तो एग्जाम में ये भी आएगा और ये भी लिखा हुआ आएगा। अगर आप इन दोनों शब्दों को देख रहे हो तो मैं ये मानता हूं दिखने में ये अच्छा दिख रहा है, जबकि ये अच्छा दिख रहा है लेकिन सवाल तो वहां पर ये क्या है, गलत है। इसका मतलब है कि आपकी वो कहवत है, मतलब मारवाड़ी में आप कहते हो यार वो हक रो दिया वो फूट रो दिया, मतलब वो सही है। नहीं साहब, गलत हो जाएगा, ये गलत है, दिखने से कुछ भी नहीं होगा, आपको तरीके से चलना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, इस प्रकार से कोई भी सवाल आए आप उच्चारण करते समय जहां रे का उच्चारण होता है वहां इंटू का चिन्ह लगा दो, जहां इंटू का चिन्ह लगा तो उसके आगे रे को लगा दो, जिंदगी में कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है सप्तदंत शास्त्र संधि से निर्मित शब्द। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको 3-4 नियम आने चाहिए क्योंकि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, बिल्कुल इजी है। अच्छा, थोड़ा सा व्यंजन संधि के उदाहरण करते समय आपको ठीक ठाक, जैसे यहां पर तो इतना ही नॉलेज है, बस इतना ही आना चाहिए, ध्यान रखना है। देखो प्लस के पहले आपको तय हलंत दिख रहा है, प्लस के बाद में से दिख रहा है, तो बनाते संधि बनाते समय ये जो है ये तो चला जाएगा 6 में, और ये जो 6 है ये चला जाएगा 6 में। एक बात तो निश्चित हो गई कि बनी हुई संधि के अंदर आप जब भी जाएंगे तो आपको ऐसा दिखना चाहिए। बनी हुई संधि में अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो फिक्स है कि वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहां जब जाओगे तो आपको 2 नियम नजर आएंगे। क्यों?
क्योंकि एक तो तय के अंदर जा रहा है और एक तय के अंदर जाएगा नहीं। आगे आपके उदाहरण आएंगे तब आपको समझाएंगे, एक में गायब हो जाएगा और सीधा ही ये वापस लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है इससे दो नियम बन रहे हैं लेकिन एक बात तो तय हो गई, नियम चाहे दो बनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप डायरेक्ट ठोक दो कि व्यंजन संधि है, ठीक है। आप वापस उल्टे चले जाओ कि ये आधा है, आधे का तो ध्यान रखना आधा ही बनेगा, पूरा है तो पूरे का तो पूरा ही बनेगा, बस सवाल सही हो जाएगा, उसके बाद में गलत होगा ही नहीं। अच्छा उदाहरण है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है, इसके इर्द गिर्द आपको आने चाहिए। देखिएगा ये इसने यहां पर कोई चेंज ही नहीं किया, इसलिए ये क्या गलत हो गया। अच्छा ये देखो, ये तो बिल्कुल यार जिस व्यक्ति को नकल करनी आती है ना चाहे सवाल आए नहीं तब भी सवाल सही कर लो, कैसे, ये इसने यहां पर बदला ही नहीं है। जब बदलते नहीं है तो ध्यान रखना नियम में तो बदलना ही बदलना, बदला नहीं इसलिए गलत हो गया, बदला नहीं इसलिए गलत हो गया, बदला नहीं इसलिए गलत हो गया, बस बात ही खत्म हुई। ये तो सवाल था ही नहीं कुछ भी, ये तो नकल थी। जिस व्यक्ति को सवाल नहीं आता तब भी वो सवाल तो सही कर लेगा, बस ये सवाल सही हो जाएगा। और आपको इतना ही नॉलेज होना चाहिए, अगर इस प्रकार से आपको दिख रहा है तो वो हमेशा व्यंजन संधि है, लेकिन ये टुकड़े में जाएगा तो एक तो तय हलंत में जाएगा, एक में गायब हो जाएगा। तो विच्छेद का अगर आपको पूछे तो वहां पर अगर तय में जाके आपको सही दिख रहा है कि यार ये शब्द सही है तो विच्छेद में जाके तय हलंत में डाल दो। विच्छेद में जाते हुए आपको पता चल रहा है कि तय हलंत में हम जानबूझ के जा रहे हैं लेकिन फिर भी बन रही नहीं रहा है तो उसको गायब कर दो, गायब करते ही वो स्थिति आपके सामने आ जाएगी, यानी कि आपको इस तरीके से दिखेगा तो व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाएगा। ये तो नकल थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि इसमें तो एक ही तरीके से दे दिया, आपको सवाल नहीं आ रहा तब भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थियों, अगला शब्द है किस शब्द में को उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने अक्सर शुरुआत में ही कह दिया कि ये वाला आप ढंग से पढ़ लेना, ये नहीं और है वाला, क्योंकि वहां पर नहीं दिखता ही नहीं है दिखता है। वैसे ये इजी क्वेश्चन है कु, क्योंकि कु का मतलब बुरा होता है, सु का मतलब अच्छा होता है। अब ये उपसर्ग से संबंधित सवाल आया है और उपसर्ग करते समय चाहे उपसर्ग करो चाहे प्रत्यय करो, बस एक शब्द को सीखो, मूल शब्द। बस अगर आपने इसको ढंग से निकालना सीख लिया तो उपसर्ग भी क्लियर हो जाएंगे, प्रत्यय भी क्लियर हो जाएंगे, पढ़ोगे कुछ भी नहीं तब भी सवाल सही हो जाएगा। कैसे सही होगा देखो, जब भी सवाल को पढ़ते हो तो आप इस प्रकार से लाइन से चलते जाओ, आपको पता चल जाएगा कि यह शब्द की स्थिति अलग हो रही है। वैसे तो उपसर्ग करते समय आपके सामने दो तरीके आएंगे। पहला तरीका तो होगा कि उपसर्ग करते समय आपको एक खाली जगह दिखेगी, स्पेस दिखेगा बीच में, और जैसे ही आपको स्पेस दिखेगा तो आपको आगे उपसर्ग नजर आएगा और आपको खाली जगह नजर आएगी। इसका मतलब है कि उपसर्ग करते समय आपके पास दो तरीके आने चाहिए। पहला तो सीधा ही आपको गैप नजर आना चाहिए। अगर आप बीच में अगर आपको गैप दिख रहा है, या मैं आपको यूं कह दूं कि आपको तीर चला रहे हो और वो तीर पूरी आरंपार यहां से यहां पास हो रही है और उसमें कुछ भी आपको अड़चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक सटीक सीधा रास्ता है जिसमें आपको अड़चन नहीं है। आप क्लास के अंदर बैठे ही रहते हो, ध्यान रखना टेबल के अंदर कुछ एक विद्यार्थी इधर बैठे रहते हैं, कुछ एक विद्यार्थी टेबल के बीच में बैठे रहते हैं, कुछ एक विद्यार्थी इधर बैठे रहते हैं, और बीच में टीचर यहां से यहां पूरा जा सकता है, यहां से यहां भी पूरा जा सकता है। तो आप समझिए कि इधर जो पूरे टेबल पे विद्यार्थी बैठे हैं वो उपसर्ग में बैठे हैं, और जो बीच में जो विद्यार्थी बैठे हैं वो मूल शब्द में बैठे हैं, और जो इधर जो विद्यार्थी बैठे हैं वो प्रत्यय के रूप में बैठे। कब? जब टीचर यहां से पूर्ण रूप से जा सकता है इधर से उधर, और यहां से भी पूर्ण रूप से जा सकता है। अगर यहां से जा रहा है यहां से नहीं जा रहा तो समझ जाना चाहिए पूरा मूल शब्द है, और यहां से नहीं जा रहा है यहां से जा रहा है तो समझ जाना चाहिए पूरा मूल शब्द है। अब इसमें प्रत्यय है, इसका मतलब है कि अगर आपको गैप नजर आ रहा है पूरा का पूरा तो समझिएगा वो गैप की पूरी जगह खाली आ रही है, तो आपको आगे उपसर्ग मिल जाएगा और बीच में मूल शब्द मिल जाएगा। तरीका नंबर एक सवाल आया, जैसे देखो, जैसे मैंने शब्द लिख दिया अधिकार, आपको पेपर वाला पूछ रहा है कि बताओ इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो मैंने कहा तरीका नंबर एक, आपको खाली जगह पूरी मिलनी चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप तीर चला रहे हो और पूरी तीर खाली से निकल रही है। कैसे देखिएगा, एक नंबर सीधा तरीका है, ये देखो सीधी तीर निकल रही है। मैं नियम नहीं समझा रहा हूं, उपसर्ग समझा रहा हूं करना कैसे। ये देखो ये तीर पूरी निकल रही है, पूरी तीर निकली और बिल्कुल गैप था, पता चल गया कि यदि एक उपसर्ग है और कार एक मूल शब्द है। दूसरी बात,
जिंदगी में यह ध्यान रखना है कि उपसर्गों में कभी भी मात्राएं बड़ी नहीं आती है, उपसर्गों में मात्राएं छोटी आती है, चाहे ई की मात्रा हो चाहे ऊ की मात्रा हो। अगर आपको चार ऑप्शन में कहीं भी चाहे अधि की मात्रा बड़ी आ रही है चाहे ऊ की मात्रा बड़ी आ रही है तो उस ऑप्शन को पहले ही काट दो, क्योंकि उपसर्गों में मात्राएं कभी बड़ी आती नहीं है। तो एक ऑप्शन तो आपको उपसर्ग नहीं आते तब भी आ रहा है कि मात्राएं बड़ी आती नहीं, गलत हो गया। दूसरी बात आपको गैप मिल रहा है। जैसे एक उदाहरण आया अभिभाषण, अच्छा उदाहरण है, आपको समझा रहा हूं। पूछा पेपर वाले ने कि यार बताओ इसमें उपसर्ग कौन सा है, कुछ भी नहीं करना है, गैप दिखना चाहिए बस, और तीर पूरी निकलनी चाहिए इधर से इधर। ये देखो निकल रही है, देखो निकल गई, इसका मतलब पता चल गया कि ये उपसर्ग है और ये भाषण मूल शब्द है। अभी एक उपसर्ग है, उपसर्गों में मात्राएं छोटी आती है, क्योंकि पेपर के अंदर मैं पहले ही कह देता हूं अभी ऐसा भी देगा इसलिए वो गलत हो जाए, मात्राएं बड़ी आती नहीं। यह तरीका नंबर था एक। उपसर्ग करते समय दो तरीका होते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा होगा मित्रों? दूसरा तरीका, अगर आप पहला तरीका फॉलो कर रहे हो और उसमें लग नहीं रहा तो फिर क्या करोगे? फिर आपके दिमाग में रहेगा कि यार दूसरा तरीका सर ने बताया था कि संधि का होना चाहिए, और संधि आपको ठीक ठाक आएगी तभी आप उस पर कर पाओगे। कैसे? अब ये देखो, ये उदाहरण दे दिया आपको पेपर वाले ने, ऐसे अध्यक्ष दे दिया, उसी प्रकार उसने आपको दे दिया अभ्यास दे दिया। अब पूछ रहा है कि बताओ उपसर्ग क्या है। अब हो सकता है कि आप आधा का आधा चेप दो तो गलत हो जाएगा। तो तरीका नंबर जब एक नहीं बैठ रहा है तो तरीका नंबर दो होगा कि उपसर्ग के अंदर दो नंबर तरीका होता है संधि का, और संधि आपको आनी चाहिए क्योंकि संधि पहले पढ़ी जाती है, उपसर्ग बाद में पढ़े जाते हैं। अब देखिएगा, यानी संधि से और आयन हमें यह पता चल गया कि ये से पहले आधा वर्ण है और ये से पहले आधा वर्ण होता है, चाहे वे से पहले आधा वर्ण होता है, वहां पर यण संधि होती है। ठीक, मैंने कहा यह से पहले आधा वर्ण होता है तो ध्यान रखना है उसको आप उपसर्ग में लेके जाओगे तो वो वर्ण पूरा बन जाएगा, और पूरा बनते समय ये से पहले जो आधा होता है वो ई में जाता है। मित्रों, जब भी कोई वर्ण ई के अंदर जा रहा है, ई एक स्वर है और स्वरों के अंदर कभी भी वर्ण जाता है तो स्वर पूरा बन जाता है। तो अब हम इसको पूरा बनाएंगे, और ये से पहले वाला वर्ण होता है वो ई में जाता है। ये देखो ई में गया, ये देखो पूरा बना और शब्द बन गया अधि। और मैंने पहले ही कह दिया कि उपसर्गों में मात्राएं हमेशा छोटी होती है, तो ये अधि छोटा बन गया। हमने पूछा तेरे पास ये के पास क्या है, ये कह रहा है मेरे पास आ है, हमने इसने जैसा बताया हमने वैसा लिख दिया, तो हमें पता चल गया कि अध्यक्ष के अंदर उपसर्ग कौन सा है, अधि है, और इसमें मूल शब्द क्या है, अक्ष है। अक्ष का मतलब धुरी होता है, अधि का मतलब श्रेष्ठ होता है, जो अपनी श्रेष्ठ धुरी पर बैठा रहता है, सबसे टॉप ऊपर बैठा रहता है, उसे हम अपनी भाषा के अंदर अध्यक्ष कहते हैं। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए उपसर्ग कैसे करने कैसे नहीं करने। आपके यहां पर जो उदाहरण दे रखे हैं उसमें से एक नंबर तरीका ही दे रखा, कैसे देखिएगा, ये एक नंबर सीधा ही गैप जा रहा है। अच्छा मित्रों, ये ध्यान रखना है, किसी भी शब्द में तीर चलाते समय और गैप ढूंढते समय आपने ये वाला शब्द और ये वाले शब्द, इन दोनों शब्दों का वापस मिलान होना चाहिए जोड़ते समय, और तोड़ते समय ये शब्द यहां जाके अर्थ देना चाहिए, तब तो आपने जोड़ तोड़ की है वो सही है। और आपने अपनी मर्जी से जोड़ तोड़ कर रही है, अलग होते समय अपना अलग अर्थ छोड़ रहे हैं और वापस जोड़ते समय अपना अलग अर्थ छोड़ रहे हैं, तो आपने गलत किया। आपने दो तोड़ते समय जुड़े हुए शब्द का स्थिति में वैसा ही अर्थ आ रहा था, आपने सही तोड़ा है, और तोड़ते समय जोड़ते समय दोनों की स्थितियां अलग है, तो आपने जो तोड़ा है वो गलत ही तोड़ा। कैसे देखिएगा, कु फल मैंने तोड़ा है, तोड़ते समय मैंने सोचा कु का मतलब बुरा होता है, फल यानी जिस व्यक्ति में बुरा फल है, बुरा फल प्राप्त हुआ, उसे हम कुफल कह सकते हैं। इसका मतलब है हमने जो तोड़ा है वो सही, ठीक है। दूसरे जगह जाते हैं, ये देखो गैप है, गैप से जैसे ही हमने दूरी बनाई हमें पता चला यार बिल्कुल ये कु अलग हो रहा है, ये मार्ग अलग हो रहा है। कु उपसर्ग है, मार्ग एक मूल शब्द है, कु का मतलब होता है बुरा। बुरा मार्ग जिस व्यक्ति ने चुन लिया है, बुरा रास्ता जिसने चुन लिया है, उसे हम कह सकते हैं कि ये कुमार्ग है। उसके बाद में देखिएगा, फिर हम यहां से फिर गैप लगाते हुए हम तीर चलाते हैं। तीर चलाते समय हमें पता चला कि यहाँ पर कु का मतलब बुरा है। रूप आपका जो चेहरा होता है, जिस व्यक्ति का रूप बुरा होता है उसे हम कुरूप कहते हैं। इसका मतलब हम अलग जाते समय वो स्थिति वापस बना रहे हैं जैसी ये जुड़े हुए शब्द में। क्यों? क्योंकि कुरूप को आप एक शैली में देखते हो, कुमारक को आप एक साथ देखते हो, तब भी पता चल रहा है कि यार कुमारक बुरा होता है, कुफल बुरा फल होता है, कुरूप का मतलब बुरा रूप होता है। और तोड़ते समय हमें पता चल रहा है कि जो हमने जुड़े हुए शब्द का अर्थ देखा है
वो टूटे हुए शब्द में भी वही अर्थ देख रहे हैं, तो आपने सही तोड़ा है। और जुड़े हुए शब्द की स्थिति थी, वो टूटे हुए शब्द में नहीं है, तो आपने जो तोड़ा है वो गलत है। अब देखिएगा अगला शब्द जैसे लिखा हो कुसुम, मैंने इस तरीके से तोड़ा, मैं इसको भी उसी तरीके से तोड़ता हूं, सही हो रहा है गलत हो रहा है वो तो मुझे भी पता नहीं। चलो ठीक है, देख लेते हैं अब। कुसुम, कु का मतलब तो बुरा होता है, लेकिन शुम का कोई अर्थ ही नहीं होता। इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमने यहाँ जो जोड़ तोड़ की है वो गलत थी, लेकिन यहाँ जो जोड़ तोड़ की थी वो सही थी। इसका मतलब यहाँ थोड़ा सही था, यहाँ भी थोड़ा सही था, यहाँ भी थोड़ा सही था, लेकिन यहाँ हमने, ये हमारी जोरा मर्जी थी, ये हमारा आरोप था, ध्यान रखना है, और हमने जानबूझ के शब्द को तोड़ा है, और ये हमारी शैली में शब्द क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब है कि ये शब्द जैसे ही टूटता है वो अपना जो मूल अर्थ था वो छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि कुसुम का मूल अर्थ शब्द होता है फूल, और फूल वाला अर्थ इसको अलग करते ही ये टूट जाता है। इसका मतलब ये मूल शब्द है, और मूल शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय कुछ भी नहीं होते। मूल शब्द वो होते हैं जो अपना अस्तित्व रखते हैं, जो अपना एक निश्चित अर्थ रखते हैं, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, जिसका विभाजन नहीं कर सकते, जिसका खंड नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसका हिस्सा नहीं बना सकते, उसे हम मूल शब्द कहते हैं। यानी इस व्यक्ति ने अपना जो अर्थ बनाया है इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसका यही अर्थ रहेगा। लेकिन हम इसको तोड़ के भी बता सकते हैं कि भाई साहब ये तुम्हारा ये अर्थ था, और जोड़ने के बाद भी तुम्हारा ये अर्थ आ रहा है, इसलिए ये टूट सकते हैं और वापस जुड़ सकते हैं। ये टूटेगा नहीं, टूटेगा तो अपना मूल जो अर्थ था वो तोड़ देगा, ध्यान रखना। इसलिए हमें पता चला कि किस शब्द के अंदर कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें नहीं हुआ। ये आपके 5वें क्वेश्चन का जो चौथा क्वेश्चन है वो गलत है। अच्छा, मैं फिर विद्यार्थियों से एक निवेदन करूंगा कि उपसर्ग में कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो आप सीधे याद ही कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 10-15 ही क्वेश्चन शब्द होते हैं। हालांकि आप 15 शब्द याद करते हो तो आपको 15 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और लगभग वही क्वेश्चन आते हैं जैसे कुसुम है, जैसे कमल है, जैसे कमर है, जैसे बासिंदा है, जैसे अचार है। ये अचार और आचार में गलती हो जाती है, क्योंकि आचार शब्द सही है, अचार शब्द गलत है। नीरज में गलती हो जाती है, क्योंकि नीरज वाला जब भी वो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें नीरू है, नीरज है, नीरस है, ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। फिर आप सोचते हो यार सभी में नी वाला उपसर्ग दिख रहा है, जबकि वहां नीरज में गलती हो जाती है, क्योंकि नीरज में मूल शब्द नीर है, जे का मतलब जन्म होता है, नीर का मतलब पानी होता है, ध्यान रखना, पानी यानी कमल के रूप में चला जाता है। तो 10-15 क्वेश्चन ही है ऐसे जो आपको सीधे ही मुंह पे याद कर लो तो आपको टाइप हो जाता है, क्योंकि उपसर्ग रट के जाओगे वो आपकी गलत होती है। टाइप से याद करके जाते हो कि यार इस टाइप से आया तो हम इस तरीके से कर लेंगे, इस टाइप से आया तो हम इस तरीके से कर लेंगे, इस टाइप से आया तो 4-5 टाइप होती है, वो टाइप याद होनी चाहिए। पढ़ के जाते हो तो कोई उसमें कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके आने वाले है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ रहा है किस विकल्प का विलोम शब्द युग्म असंगत है। अच्छा क्वेश्चन है, विलोम शब्द का सवाल एक आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा भी जाता है। विलोम शब्द आप सारे पढ़ के भी नहीं जा सकते, लेकिन सवाल सही करना तो चाहते ही हो। तो इसकी एक सीधी सादी शैली तो यह है कि आपको आए हुए सारे विलोम शब्द याद होने चाहिए। अब तक जितने एग्जाम में आए वो विलोम शब्द आपको याद होने चाहिए। दूसरी विलोम शब्द की अवस्था होती है कि विलोम शब्द हार्ड वाला आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। तीसरी स्थिति विलोम शब्द की यह होती है कि पर्यायवाची वाले शब्द आपके गलत नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि विलोम शब्द जब भी दिया जाएगा आपके पर्यायवाची आपस के अंदर दिए जाएंगे। कैसे दे दिए जाएंगे? जैसे मान लो एक उदाहरण है सुधा और एक उदाहरण है अमृत। अब आप आपस में अगर देखते हो तो सुधा और अमृत दोनों ही पर्यायवाची है, लेकिन मित्रों जैसे ही इसको मैं अलग करता हूं, आपको पता है कि सुधा का जो विलोम शब्द बनता है गरल बनता है, और अमृत का जो विलोम शब्द बनता है विष बनता है। मैंने विद्यार्थियों को देखा है कि सर कह रहे हैं कि सर जब ये दोनों ही पर्यायवाची है, ये दोनों ही पर्यायवाची है, तो फिर हम इसको क्रॉस क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते भाई साहब। क्यों? क्योंकि इन दोनों की अवस्था एक है, इन दोनों की अवस्था एक है। अवस्थाएं विलोम शब्द में समान होनी चाहिए, तब भी विलोम शब्द सही माना जाता है, इसलिए आपका गलत हो जाता है। दूसरा तरीका आपको यह भी आना चाहिए कि विलोम शब्द करते समय संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा में जाएगा, क्रिया का विलोम शब्द क्रिया में जाएगा, सर्वनाम का विलोम शब्द सर्वनाम में जाएगा, विशेषण का विलोम शब्द विशेषण में जाएगा। विलोम शब्द की हमेशा अवस्थाएं समान होनी चाहिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, विलोम शब्द जटिल वाले याद होने चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शन में कट जाते हैं, वही एग्जाम में वापस आते हैं। तीसरा तरीका, विलोम शब्द करते समय उस शब्द का विलोम शब्द आपको मुंह पे याद आना चाहिए कि इसका ये हो रहा तो फिर इसका क्या होगा। और चौथा जो तरीका होता है उसमें समानार्थी शब्द देके ही पूछ लिया जाता है, आप गड़बड़ कर देते हो, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, आपको पता ही नहीं चलता, तब भी जाके आपका विलोम शब्द गलत हो जाता है। ठीक है, यहां देख लेते हैं शब्दों को।
अनुराग और विराग अच्छे शब्द हैं। अनुराग आपको जिंदगी में कभी हुआ है तो आपको याद ही है, और विराग कुछ समय के बाद स्थितियां ऐसी बन जाती हैं तो विराग की स्थिति भी बन जाती है। इसका मतलब है ये विलोम शब्द तो सही है, क्योंकि जिस इंसान को अनुराग होगा कुछ समय के बाद में हो सकता है कि वो विराग की स्थिति में चला गए। विराग से वैराग्य बनता है। ध्यान रखना, जिंदगी में फर्स्ट ग्रेड नहीं लगते हो तब तक आपकी यही अवस्था होनी चाहिए, और फर्स्ट ग्रेड लगने के बाद जिंदगी में आपके अनुराग की स्थिति आ जानी चाहिए। उसके बाद में हो रहा है उचित और अनुचित। जिंदगी में जो भी आप अच्छे निर्णय लेते हो उसको उचित कहते हैं, और आपके जिंदगी में जो आपके गलत निर्णय लिए जाते हैं उसको अनुचित कहते हैं। अब आप यहां पर देखते हो तो है कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये इसी का विलोम शब्द दे रखा है, क्योंकि अनुचित अगर आप शब्द देखते हो तो एक विलोम शब्द से संबंधित सवाल आया। कैसे देखिएगा मित्रों, ये वैसे तो उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन था। अगर आपको उपसर्ग आ रहा था तो ये विलोम शब्द आपको आ रहा था। कैसे देखिएगा, किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर निकाल देते हो, किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा बाहर निकाल देते हो तो पीछे जो वर्ण बचता है वो हलंत रहित बचता है। हलंत रहित क्यों बचता है? क्योंकि आपने इसमें से स्वर की मात्रा को बाहर ले लिया। वापस सुन लीजिए एक बार ढंग से किसी भी वर्ण में से, ये आपका जैसे ने एक वर्ण है, हर वर्ण के अंदर एक स्वर होता है, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे ओ हो, जैसा आपको दिखता है वैसा ही स्वर होता है। अब यहां पर आपको ऊ दिख रहा है, ठीक है। मैं कहता हूं किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर निकाला। ये देखो, मैंने इस वर्ण में से स्वर की मात्रा निकाल ली है। इसमें जो था वही, इसमें ऊ था, मैंने ये देखो यहां छोटा ऊ था, मैंने यहां पर छोटा ऊ ही बाहर निकाला। मैंने जैसे ही छोटा ऊ बाहर निकाला तो एक वर्ण की स्थिति ये हो गई कि अब इस वर्ण में स्वर नहीं है। मित्रों, जब भी किसी वर्ण के अंदर स्वर नहीं होता है तो इसके नीचे एक हलंत लगता है, और हलंत का मतलब होता है कि अब इस वर्ण के अंदर स्वर नहीं है। यह ध्यान रखना, बिना स्वर का वर्ण हो गया, ठीक है। अब हमने जैसे ही लिखा कि यार इस वर्ण में हलंत लगा है, इस अन का मतलब हिंदी में होता नहीं, यानी उचित जो नहीं होता है उसे हमारी शैली में अनुचित कहते हैं। अब आपको यहां पर उपसर्ग का नॉलेज हो गया, विलोम शब्द के साथ में पूछा गया, और फिर आपको एक और नॉलेज होना चाहिए कि अगर किसी उपसर्ग के अंदर हलंत लगा हुआ होता है तो वो उपसर्ग आपका संस्कृत का माना जाता है। क्यों? हो सकता है कि पेपर वाला आपको जब भी उपसर्ग का सवाल पूछे तो आपको यही पूछ ले कि ये विदेशी उपसर्ग है या संस्कृत का उपसर्ग है या हिंदी के उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं, और जिसमें संस्कृत के जो उपसर्गों के जो प्रकार होते हैं वो 19 प्रकार होते हैं। 19 प्रकार के उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। वो किसी भी विद्यार्थी को याद तो नहीं होते, लेकिन उनको वो याद तो आना चाहिए कि यार ये संस्कृत का है कि नहीं है। तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका रहता है कि किसी भी उपसर्ग में अगर संधि वाला उदाहरण आया है या किसी भी उपसर्ग में हलंत लगा हुआ है तो वो सारे जो आपके उपसर्ग माने जाएंगे वो संस्कृत के माने जाएंगे, ठीक। इनके अलावा जो आ रहे हैं वो हिंदी के माने जाएंगे। इसका मतलब हुआ आपको संस्कृत के उपसर्ग कम याद होते हुए भी पूरे याद है, और संस्कृत के याद है तो फिर हिंदी वाले याद ही हो गए, क्योंकि विदेशी वालों का सीधा ही पता चल जाता है, शब्द को देखते ही पता चल जाएगा ये विदेशी का उपसर्ग है। उसके बाद में अगला जो उदाहरण है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, तीसरा उदाहरण आया है श्वेत। अब ये बिल्कुल इजी था, अगर आप शब्द के अर्थ पर गौर कर लेते तो पता चल जाता कि भाई श्वेत होता है, एक श्वेत रंग होता है। ध्यान रखना, श्वेत का मतलब सफेद होता है, श्याम का मतलब काला होता है, और सफेद और काले से संबंधित विरोध की स्थिति है तो विरोध की स्थिति विलोम शब्द में आती है। इसका मतलब ये भी सही है। आप भले ही आपको पता नहीं है कि अमल और विमल का मतलब क्या है, लेकिन आपको बिल्कुल स्ट्रांग पता है कि ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये हमें पता नहीं है, फिर भी ये सवाल सही है। ये सही क्यों है? जबकि इस विद्यार्थी को 100% पता चल गया कि तीनों ही सही है, अब हमें ये नहीं आ रहा तब भी चलता है, क्योंकि इनका नॉलेज हो गया। मैं फिर कह देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिस क्वेश्चन का नॉलेज नहीं होगा फिर भी आप सवाल सही कर लोगे। सही कब कर लोगे? जब आपको काटना आता है। यहां पर आपको काटना आ रहा है या आपको इस सवाल का नॉलेज नहीं है, फिर भी सही है। क्यों सही है? ये तीनों ही सही है। इसलिए हिंदी के जब भी सवाल करो, हिंदी के क्या जब भी आप पेपर करते हो तो काट के करना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस और मोटिवेट दोनों आते हैं। अम्ल और विमल ये दोनों ही ध्यान रखना है। इसका अम्ल का विलोम शब्द तो हो जाएगा आपका मलिन, और विमल का मतलब हो जाएगा गंदा, और यहां पर दोनों ही दे दिए एक जैसे अर्थ, इसलिए ये सवाल आपका क्या हो गया? गलत हो गया। यानी छठे क्वेश्चन का जो उत्तर था वो डी था, और पूछा यही था कि किस विकल्प का विलोम शब्द युग्म असंगत है। ये 3 संगत थे, ये असंगत था, इसलिए गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा
किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है। इसका मतलब है 3 जगह गलती कर दी है पेपर वाले ने, 1 सही किया है। बिल्कुल इजी है, आप डरो मत, हिंदी बहुत इजी है और बहुत आराम से सही होते हैं। बस आपको आराम से क्लास देखनी है, क्लासें आप सारी देखोगे, ध्यान रखना ये जो आए हुए क्वेश्चन देखोगे तो मैं निश्चित तौर पे आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पेपर के अंदर जाओगे, हिंदी के आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। भले ही आपने हिंदी कम पढ़ी है लेकिन आपने यहां पर जोर दे दिया तब भी आपके सही हो जाए। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और भविष्य को देखते हुए, पेपर के पीछे और आगे के उदाहरणों को देखते हुए यह निर्धारण किया जाता है कि किस प्रकार से सवाल आ रहे हैं। पहला उदाहरण देखिएगा, यहां पर लिखा है सचित। अब यहां पर सीधा ही गलती हो रही है मित्रों। हिंदी में ये ध्यान रखना है, व्यंजन संधि में जब भी जाते हो, अगर आपको एक जैसे वर्ण दिख रहे हैं, चाहे चे चे दिख रहे हैं, चाहे चे ने ने दिख रहे हैं, टे टे दिख रहे हैं, ले ले दिख रहे हैं, डे डे दिख रहे हैं, ध्यान रखना एक जैसे वर्ण दिख रहे हैं तो वहां पर हमेशा व्यंजन संधि होगी। मैंने अगर इतना बोला है और आपने समझ लिया तो मैं ये मानता हूं कि अब आपको 45 लाइन याद हो चुकी है। और 45 लाइन अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो मैं मान के चलो कि 2-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 45 लाइन लिखना। चलो ठीक है, हमने 45 लाइन भी लिख दी, लेकिन 45 लाइन क्या आपको याद हो जाएगी? संभव नहीं है। और 45 लाइन अगर आप याद करोगे तो ध्यान रखना समय भी लगेगा। लेकिन यहां पर एक ऐसी ट्रिक शैली आ रही है जिसको कहते हैं द्वित व्यंजन। द्वित का मतलब होता है 2, यानी 2 व्यंजन। आपको हिंदी के अंदर 2 व्यंजन अगर इस तरीके से दिख रहे हैं, जैसे अगर आपको चे चे दिख रहा है, जैसे आपको ले ले दिख रहा है, जैसे आपको ने ने दिख रहा है, जैसे आपको टे टे दिख रहा है, जैसे आपको डे डे दिख रहा है, जैसे आपको मे दिख रहा है, यानी एक जैसे अगर आपको 2 वर्ण दिख रहे हैं तो वहां पर फिक्स है कि व्यंजन संधि। अब इतने में आपकी 45 लाइन खत्म हो गई, 8 नियम खत्म हो गए। ध्यान रखना व्यंजन संधि बस करना कुछ भी नहीं है। सबका जो पहला है उस वो आधा है और सबका जो पहला आधा होगा उसको तय हलंत में डालना है। और हमेशा ध्यान रखना आधा वर्ण आधे में ही जा रहा है, तो ये आधा वर्ण आधे में चला गया। अब देखो, मैंने इन उदाहरण के साथ में इस उदाहरण को लिया है क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है कि विद्यार्थी हो सकता है कि टीचर की नकल करें, भाई यही मान ले गुरुजी ने कहा है कि यार एक जैसे दिखते हैं, उसको सभी में ते में डालना है। तो ये मैं वाली गलती मत करना कि मैं हमेशा मैं में ही रहेगा और ते में डाल दिया तो गलत हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन भी आपके आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो ते हलंत में डालोगे, आधे का आधा होता है, व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाते हैं। अब यहां पर देखो सीधा ही गलत हो गया पहला ही, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। कैसे? एक जैसे तो 2 दिख रहे हैं, चे चे, ये तो बात फिक्स हुई कि व्यंजन संधि है। लेकिन आगे गए तो ये विग्रह के अंदर गलती कर दी, उसमें ते में डाला ही नहीं, दे में डाला, गलत हो गए। अब हमें 3 उदाहरण देखने की जरूरत ही नहीं है, या देखने की जरूरत है देख लो कि किस विकल्प में सही संधि का विच्छेद। इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, हम आगे जाते हैं। आगे गए ये आपके पूर्व ज्ञान से निर्धारण किया जाता है कि हमने इस शब्द को शब्द शुद्धि में देखा है। और शब्द शुद्धि में देखते समय हमें यह भी नॉलेज हो गया कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण था। तो विसर्ग संधि का उदाहरण समय आते समय या विसर्ग लगना चाहिए, लगा नहीं है तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लस के पहले विसर्ग है और उससे पहले ई और ऊ की मात्राएं आती है और उसके बाद में रे आता है। तो ये एक नियम हो गया विसर्ग संधि का। और इस संधि को ध्यान रखना, बनाते समय ई बड़ी ई में चली जाएगी और ऊ बड़ा ऊ में चला जाएगा। शर्त क्या रहेगी कि साथ में रे आना चाहिए। तो देख लो आपके यहां पर यही उदाहरण आ रहा है। इससे पहले छोटी ई की मात्रा, वो देखो छोटी ई की मात्रा, फिर मैंने कहा विसर्ग, बिल्कुल विसर्ग, फिर मैंने कहा रे आना चाहिए, ये देखो रे आया। तो क्या हो गया? निरोग है, ये आ गया। अब मैंने कहा संधि बनाते समय छोटी ई किस में चली जाएगी? बड़ी ई में चली गई, ये बड़ी ई में चली, ये बन गया निरोग। बस इसी है हिंदी, ध्यान रखना, लेकिन ढंग से आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में देखो अगला जो उदाहरण आ रहा है, यानी ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब जो अगला उदाहरण आ रहा है वो आ रहा है आपका भानुदे। ये उदाहरण दीर्घ संधि से संबंधित था। सबसे इजी क्वेश्चन होता है भानुदे। लेकिन विद्यार्थी संधि करते समय सबसे पहले गलती होती है विद्यार्थियों को, उसको संधि की पहचान नहीं आती है, इसलिए वो पहले से ही बाहर हो गए। कुछ एक विद्यार्थियों को संधि की पहचान आती है, यार ऐसी संधि ऐसी आती है, इसलिए कुछ एक विद्यार्थी अंदर आ जाते हैं। तीसरी गलती होती है विद्यार्थी को संधि में शब्द शुद्धि की, कि यहां पर यार छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बड़े ऊ की आएगी। तो ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। जैसे जैसे आप शब्दों का ज्ञान, शब्दकोश बढ़ता जाता है, आपको नॉलेज होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि आप कोई भी सवाल संधि का देखते हो
तो पूर्व से आपका ऐसा उदाहरण देखा हुआ है और वहां पर आपका सही हो जाता है। यानी कि यहां पर गलती हो रही है आपकी विवेक से। ध्यान रखना है कि भानु में ऊ की मात्रा छोटी आएगी बड़ी आएगी, तो भानु में ऊ की मात्रा छोटी आती है। भानु सूर्य का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। सूर्य के पर्यायवाची भी आपको आने चाहिए। जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, ध्यान रखना, पतंग में आप गलती कर देते हो, सोचते हो कि यार पतंग किसका पर्यायवाची है, जबकि पतंग सूर्य का पर्यायवाची है। मारतंड में गलती कर देते हो, मारतंड किसका पर्यायवाची, सूर्य का। भास्कर में गलती कर देते हो, ध्यान रखना, भास्कर किसका पर्यायवाची है। आदित्य में पर्यायवाची कर, आदित्य किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। आदित्य का मतलब होता है जिसके जैसा कोई नहीं दिखता उसे आदित्य कहते हैं। आजकल नए लड़कों का जो नाम होते हैं लगभग आपको आदित्य देखने को मिल जाएगा। अब आपकी बात आई यहां पर, यही गलत है, यही गलत है। पेपर वाला कह रहे हैं कि मुझे एक सही संधि बताइए। मित्रों, ये सही संधि है, अनुच्छेद। आपको नॉलेज होगा, मैंने कुछ समय पहले ही कहा था कि अगर आपको इस प्रकार से दिख रहा है तो व्यंजन संधि तो कंफर्म है। आप देखो यहां पर आपको इस प्रकार से दिख रहा है, इसका मतलब व्यंजन संधि तो है। अब मैंने आपको कहा था मित्रों, ऐसे दिखते ये तो फिक्स हो गया कि ये व्यंजन संधि है, लेकिन मैंने आपको उस समय दो तरीके बताए थे। कैसे? कि एक तो आप इसको तय अलंत में डालोगे और एक जगह आप गायब करोगे, यानी दो नियम बन गए एक ही नियम है। तय हलंत में डालते समय ये विवेक से काम कर रहा है, हमने जैसा किया ये वैसा दर्शा रहा है, तब तो सही है। हमने तय हलंत में डाला, हमें ऐसा लग रहा है कि ये काम हम जोरा मर्जी से कर रहे हैं, आरोप सिद्ध कर रहा है, जबकि ऐसा हो नहीं रहा और हमने जिंदगी में ऐसा शब्द देखा ही नहीं है, तो शब्द क्या है, गलत है। तो फिर वहां पर क्या कर दो, गायब कर दो। आप देखो मैं यहां पर जोरा मर्जी चला लूं, चलो आपकी दृष्टि में मैं इसको कर दूं अनुत, तो आपको पता चलेगा कि यार मैंने जिंदगी में अनुत देखा ही नहीं शब्द है, इसका मतलब है मैंने यहां पर आरोप सिद्ध किया है। तो जब अनुत किया ही नहीं है तो सर की दूसरी बात याद आई कि सर ने कहा था कि जब जोरा मर्जी नहीं चलती है तो वहां चे को गायब कर दो। चलो ठीक है, मैं यहां पर गायब ही कर देता हूं। ये जैसे ही देखो गायब किया, यार पता चल रहा है बिल्कुल अनु जैसा शब्द होता है और छेद होता है अनुच्छेद। अब हमें पता चल गया यार ये वास्तव में शब्द सही है। तो हमें यह भी पता चल गया ये गलत है, ये गलत है और ये शब्द सही है। 7वें क्वेश्चन के अंदर जो सही सवाल होगा वो आपका होगा अनुच्छेद। अनुच्छेद है, विच्छेद है, तरुछाया है, एक छत्र है, परिच्छेद है। इस प्रकार से खूब सारे उदाहरण हैं जो इसी शैली में चलते और आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसका मतलब है कि यहां पर 3 शब्द शुद्ध हैं और 1 शब्द अशुद्ध है। मैं फिर कह देता हूं विद्यार्थियों, ये नॉलेज, ये हिंदी बहुत इजी है, पता नहीं आप कैसे पढ़ते हो, आपका विवेक किस प्रकार से कार्य कर रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि में बहुत हिंदी इजी है। तरीके से पढ़ते हो तो बहुत रेयर चांस होता है कि आपका सवाल गलत हो, बाकी गलत होने का चांस ही नहीं है। कैसे देखिएगा, अब ये सबसे पहला ही जो उदाहरण लिखा हुआ आ रहा है अतिशयोक्ति, बहुत अच्छा उदाहरण है। ये उदाहरण हम लोग आपको लगभग जब भी पढ़ाते हैं तो संधि के अध्ययन उदाहरण देते हैं और बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। हम हर जगह इस उदाहरण को देते भी है, अतिशयोक्ति। एक इसी तरीके से एक उदाहरण है अभ्यारण्य, बहुत अच्छा उदाहरण है, ये भी हर जगह पूछा जा रहा है। और आजकल राजस्थान जीके की जब किताब आती है उसमें अभ्यारण्य ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है, तो ये भी सवाल गलत होने का चांस बनता है। अतिशयोक्ति गलत इसलिए हो रहा है कि अतिशयोक्ति में से आधा लिखा हुआ आ रहा है जो गलत है। क्यों? क्योंकि ये गुण संधि का उदाहरण है और गुण संधि में अगर आप यहां पर तोड़ते हो तो आपका शब्द बनता है अतिशय धन उक्ति। अतिशय का मतलब होता है किसी भी बात को, उक्ति का मतलब होता है कथन, अति का मतलब होता है ज्यादा, यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। ये ध्यान रखना। यानी हमें ये पता चला कि अतिशयोक्ति में से आधा नहीं आता, इसलिए ये शब्द क्या है, गलत है, अतिशय। उसी प्रकार अभ्यारण्य में भी ध्यान रखना है, भय पूरा आता है, वही गलती हो जाती है। जैसे केवल देव सरिस का वर्ण राजस्थान जीके की बुक्स आती है, वहां पर ये गलत लिखा हुआ मिलता है। आजकल मेडिकल की किसी भी दुकान पे चले जाओ, वहां पर आपको दवाइयां गलत लिखा हुआ मिलेगा। ये रूटीन शब्द है जो आप हर समय देखते हो। उसके बाद में आ रहा है दंपति, यानी पहला ही क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन सही हो गया क्योंकि पूछा यही था कि भाई गलत कौन सा है, तो गलत पहला ही हो गया, लेकिन फिर भी 3 पे चले जाते हैं, देख लेते हैं, लगे हाथ, आपको नॉलेज बढ़ जाएगा। दंपति, लगभग आप रीजनिंग के क्वेश्चन करते हो तो दंपति लिखा हुआ आता है। पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे दंपति कहते हैं, ध्यान रखना है। वैसे ध्यान रखना है, देवी बड़ी, नारी बड़ी, स्त्री बड़ी, बीवी बड़ी, पत्नी बड़ी, वधु बड़ा, लेकिन पति बापड़ो छोटो हुए, ध्यान रखो। उसके बाद में दुल्हा और दुल्हन जाते हैं तो ध्यान रखना, दुल्हा बड़ा दुल्हन छोटी,
शब्द शुद्धि याद करने का तरीका होता है। दंपत्ति लगभग पूछा जा रहा है गलत, तो थोड़ा सा यह ध्यान रखना है, एक ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख के जाते हो तो पता रहता है। सरोजिनी होता है, ये शब्द बहुत अच्छा है। अब आपके पेपर में ध्यान रखना, जैसे सरोजिनी, ये शब्द गलत क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ये इनी प्रत्यय है, यहां पर तो वैसे आप देखो इस शब्द को मैं तोड़ता हूं तो ये शब्द बनता है सरोज, सरोज प्रत्यय आता है आपके इनी। अब गलती क्यों होती है? गलती इसलिए होती है जल्दबाजी में सरोजनी लिख दिया जाता है। जैसे कमल से कमलिनी होता है, सर्प से सर्पिणी होता है, वीर्य से वीर्यहीनी होता है, सरो से सरोजिनी होता है। जबकि वहां पर क्या गलती कर दी थी? सरो से सरोजिनी नहीं करके सरोजनी कर देता। कमल से कमलिनी नहीं करता, कमल नहीं कर देता। विरह से विरहनी कर देता, यानी कि नी प्रत्यय लगा के आपको दे देता है, आपके साथ डबलिंग हो जाती है। जबकि नी प्रत्यय नहीं है, वहां पर इनी प्रत्यय है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। सर्पिणी आप तोड़ते ही पता चल जाना चाहिए, तो ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। सरोजिनी ये शब्द सही है। उसके बाद में आ रहा है प्रदर्शनी, बहुत अच्छा शब्द है। प्रदर्शनी के साथ में आपको पेपर वाला ध्यान रखना, प्रियदर्शनी भी दे सकता है, और ये देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो तो ये चाहता है कि आपको गलती करे। तो प्रदर्शनी और प्रियदर्शिनी दोनों ही ध्यान रखना अलग शब्द हैं। प्रियदर्शिनी आप वहां गलती कर दो, ई नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना, लगभग चांस देखो ई के साथ में आ रहा है। और प्रदर्शनी अगर शब्द तोड़ते हो तो इसमें प्रे आपका उपसर्ग आ जाएगा, और दर्शन आपका ध्यान रखना है मूल शब्द आ जाएगा, और प्रत्यय आ जाएगा वो आपका ई आ जाएगा। तोड़ के देखते हो तो आराम से नॉलेज हो जाता है। प्रदर्शनी में मूल शब्द प्रे उपसर्ग प्रे है, दर्शन मूल शब्द है, नी प्रत्यय है, प्रदर्शनी अलग शब्द है, प्रियदर्शिनी अलग शब्द है। दोनों ही आपके नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि पेपर वाला हमेशा जब भी शब्द शुद्धि का सवाल देता है इर्द गिर्द घुमा के ध्यान रखना, आपको घुमा देते हो और आप घूम भी जाते हो। अगला शब्द है किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द, थोड़ा सा ये पे ध्यान रखना है। यहाँ पर कंटीजेंसी का मतलब होता है आकस्मिक व्यय, आकस्मिक व्यय का मतलब होता है खर्चा आपातकालीन है, लेकिन यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है निरंतरता, निरंतरता का मतलब होता है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पढ़ना है। वैसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आपके यहाँ पर आपको ये सुलभ करवा दिया जाएगा कि इसके डैशो या जो भी पारिभाषिक शब्दावली है आपको दे दी जाएगी, वहां से आप नॉलेज अपना कर लेना, हो जाएगा। उनमें से क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से निर्मित शब्द। ऐसे सवाल आते हैं, ध्यान रखना है। ऐसे सवाल आते समय सबसे बेस आपका मजबूत होना चाहिए, आपको मूल शब्द आना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया था कि मूल शब्द आना चाहिए, क्योंकि मूल शब्द आते ही आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही नॉलेज हो जाता है, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से डरने नहीं है, ध्यान रखना। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? पेपर वाला एक तो इसलिए पूछ लेता है क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है और दोनों टॉपिक है, तो वो क्या करता है, दोनों टॉपिकों को सम्मिलित करके 2 टॉपिक का एक क्वेश्चन बना के दे देता है, और विद्यार्थी से यही चेक करवा लेता है कि इसको उपसर्ग और प्रत्यय का दोनों का नॉलेज है या नहीं है। तो वो दोनों का नॉलेज चेक करने के लिए 2 टॉपिक को एक टॉपिक में डाल के दोनों का एक सवाल बना के दे दिया जाता है, और आप उसको ये समझ लेते हो कि हार्ड सवाल है। हार्ड सवाल नहीं था भाई साहब, उसने साथ में दिया है, ये ध्यान रखना। तो ये सवाल चलते समय ध्यान रखना है। देखो आप चलते समय आपको पता चला है कुटिलता, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, ता प्रत्यय आ रहा, मतलब उपसर्ग तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके ध्यान रखना है यहाँ पर मूल शब्द क्या है, कुटिल है, और प्रत्यय क्या है, ता है। अब देखो इस शब्द को चलते समय देख लो, शू बन रहा है, नहीं बन रहा, गे सुंदर, यानी शब्द को वहां तक लेके जाओ जहां तक उसकी स्थिति अच्छी रहे। मैं यहां तक लेके गया, मुझे लगा कि यहां तक तो सही था, आगे जाओगे गड़बड़ हो जाएगा, यहां से तोड़ूंगा तब भी गड़बड़ हो जाएगा, पता चला यार स्थिति सही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर उपसर्ग तो था नहीं, यहां पर उपसर्ग था नहीं, यहां पर प्रत्यय है, यहां पर प्रत्यय, हमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों चाहिए। वैश्विक, यहां पर विश्व बन रहा है और प्रत्यय बन रहा है आपके एक, क्योंकि ध्यान रखना आई ई के अंदर चला जाता है। अच्छा ऐसे शब्द शब्द शुद्धि में ऐसे ही तो काटते हो, मैंने पहले ही कहा था कि प्रत्यय होगा तो आई होगा, आप देखो आई है ही नहीं तो गलत हो गया। ये शब्द शुद्धि का नॉलेज भी आना चाहिए। उसके बाद में आपका शब्द आया विधायक, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है पेपर वाले ने, कैसे दे दिया है देखो उदाहरण दे दिया विधायक का और क्वेश्चन पूछ लिया उपसर्ग प्रत्यय का, जबकि सवाल था संधि का। इसका मतलब जिस विद्यार्थी को संधि का नॉलेज था वो उपसर्ग और प्रत्यय का सवाल सही करेगा। कैसे सही करेगा आपको पता होना चाहिए कि ये और वे से पहले जब भी पूरा वर्ण होगा तो वहां पर अयदि संधि होगी। ठीक है साहब। उदाहरण आया आपका विधायक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान। विधायक
अब देखो ये और वे से पहले पूरा वर्ण है ये और वे से पहले पूरा वर्ण होता है तो वहां पर अयादी संधि होती है, ठीक है। ये और वे, ये से पहले पूरा होता है वो आई में जाता है, वे से पहले पूरा होता है वो ओ के अंदर जाता है, ध्यान रखना। ये से पहले पूरे में जाएगा और मात्रा डबल है तो आप भी डबल ले लोगे, ये ले डबल साहब, ये बन गया। पूछा इसके पास क्या है, इसके पास ए था, ये दे दिया है, इसने जो पूछा हमने वो बता दिया, हमें पता चल गया कि ये वी उपसर्ग है और अक पढ़ते हैं और धई मूल शब्द है। हमें पेपर में यही तो पूछा गया था कि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, तो ये सवाल क्या हो गया, सही हो गया, यानी 10वें क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन सही है। उसके बाद में देखिएगा असुमेलित, इसका मतलब है इसमें 3 सुमेलित है और 1 असुमेलित है, लेकिन ये सवाल कैसा है वो देखिएगा। ये सवाल मित्रों शब्द युगम का है और शब्द युगम का सवाल तो बिल्कुल इजी है, लेकिन आप गलती मेरे हिसाब से तो इसलिए कर देते हो, ये जल्दबाजी में गलती हो जाती है। जल्दबाजी में गलती इसलिए होती है कि आप पढ़ते समय चूक जाते हो, यूं नजदीक वाला उत्तर ले लेते हो तब भी गलती हो जाती है। मैं तो ये समझता हूं कि ये जल्दबाजी की गलती है, बस आप समझने में गलती कर देते हो। आप करते करते इसका पास वाला उदाहरण चिपका देते हो और फिर पता चलता है यार पास वाला नहीं है, इसके पास वाला ये होगा, इसके पास वाला ये होगा, इसके पास वाला ये होगा। जल्दबाजी में आप इसके पास वाला चिपके, गलती हो जाती। शब्द युगम में वो विद्यार्थी बाहर होते हैं सबसे पहले तो जिनको शब्द युगम याद ही नहीं है, पहले ही बाहर हो गए। दूसरे वो विद्यार्थी याद बाहर होते हैं जिसको शब्द युगम याद है लेकिन जमाना नहीं आता, वो बाहर हो गए। तीसरे वो विद्यार्थी शब्द युगम में बाहर हो जाते हैं जो जल्दबाजी कर जाते हैं और एकदम भूल जाते हैं कि करना क्या होता है, इसलिए वो विद्यार्थी भी बाहर हो जाते हैं। 3 तरीके से विद्यार्थी शब्द युगम में बाहर होते हैं। इसलिए अगर आपको तीनों ही तरीके फॉलो करना आता है और कम पढ़ा हुआ तब भी आप शब्द युगम का सवाल सही करोगे। शब्द युगम का मतलब होता है शब्दों का जोड़ा होता है, एक जैसे उच्चारण होते हैं, अर्थों में भिन्नता आती है, तब उसे शब्द युगम कहते हैं। कैसे देखिएगा, वर्ण, इस वर्ण का मतलब तो होता है रंग और इस वर्ण का मतलब होता है घाव। हमें पूछता है असुमेलित, लेकिन ये तो सुमेलित है भाई साहब, ये सही है। वर्ण होता है, किसी का श्वेत वर्ण होता है मतलब रंग होता है, ये सही है। अगर एक सही को ढूंढ लोगे तो एक सही जम जाएगा, ध्यान रखना। और जमाने की बात ही यहाँ है। ये देव, ये आरएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इस देव का मतलब देवता होता है, इस देव का मतलब भाग्य होता है। याद होने के बाद जमाने का तरीका यह है कि यहां पर एक मात्रा है तो यहां पर भी एक मात्रा आएगी, एक मात्रा को एक मात्रा के साथ जमा लो, सवाल सही हो जाएगा। और इस देव का मतलब होता है भाग्य। भाग्य एक बहुवचन शब्द होता है, ध्यान रखना। उसका भाग्य निकल आया, उसके दर्शन हो गए, उसके हाथ उड़ गए, उसके समाचार आ गए, उसके बाल आ गए, ध्यान रखना। बहुवचन की शैली को बहुवचन में लेके जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि बहुवचन एक वचन किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं। उसके बाद में आप किसी भी, आप ये बहुत इजी सवाल है यार, तर्क आप जिंदगी में करे ही होंगे। तर्क का मतलब होता है किसी से आप, ध्यान रखना, बहस करना है, चाहे गलत करो चाहे सही करो, एक तर्क तो होता है। किसी भी विद्यार्थी, किसी भी विद्वान का भी हो सकता है। एक टाकर का मतलब होता है छाछ, इसका मतलब है ये भी सही है, ये भी सही है। और अब चाहे आपको नहीं आ रहा तब भी आपके ये गलत है। गलत ये इसलिए नहीं है, गलत है आपको जमाना नहीं आता, ध्यान। क्या? क्योंकि इस चप्पल का मतलब तो होता है चंचल। अब देखो इसने उल्टा जमा दिया इसलिए तो गलती हो रही है। और इस चपला का मतलब हो रहा है बिजली। अब इसने नजदीक नजदीक किए, तुम जल्दबाजी में यूं समझ ले तो यार ये एक ही है। भाई साहब जमाने में गलती की है, बाकी उदाहरण आपका इजी था इसलिए असुमेलित हो गया। ये सुमेलित सही नहीं है क्योंकि ये इसमें जमाने में तकलीफ हो रही है, ध्यान रखना है, इसलिए गलत हो रहा है सवाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में सही संधि नहीं है? इसका मतलब 3 में सही है, 1 में सही नहीं है। और मैंने बता भी दिया, जिक्र भी कर दिया इस उदाहरण का। ये देखो, पहले तो मैंने पहले भी कहा था कि ये और वे से पहले आधा वर्ण आता है, वहां पर यण संधि आती है। ये से पहले आधा दिखे, वे से पहले आधा दिखे, यण संधि होती है। ये से पहले आधा दिखेगा वो ई में जाएगा और वे से पहले आधा दिखेगा वो ऊ में जाएगा। और जब भी कोई वर्ण स्वर के अंदर चला जाता है तो वो वर्ण क्या बन जाता है? पूरा बन जाता है। फिर उसके बाद उसके पास ऑप्शन है कि अगर ये उपसर्ग में जाएंगे तो उपसर्गों की मात्राएं छोटी होती है, संधि में जाएगा तो छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि संधि हमेशा ध्यान रखना शब्द शुद्धि की ओर चली जाती है, इसलिए छोटा बड़ा हो जाता है। हमारे पास वे का उदाहरण था, ये देख लो, आपके पास आ रहा है स्वल्प। अब देखो
वैसे पहले आधा होता है, तो मैंने पहले ही कह दिया कि वैसे पहले आधा होगा तो यण संधि होगी। वैसे पहले आधा होता है वो ऊ में जाता है, तो ये देखो ऊ में चला गया। मैंने कहा था कि जब भी कोई वर्ण ध्यान रखना है स्वर के अंदर चला जाता है तो वो वर्ण पूरा बन जाता है। ये देखो ये सु पूरा बन गया। मैंने कहा अगर ये उपसर्ग होगा तो ऊ की मात्रा छोटी होगी, क्योंकि उपसर्गों में मात्राएं छोटी होती है, तो मैंने सु बना दिया। फिर मैंने पूछा कि इस वे के पास क्या है, इस वे के पास ए है। इसने जो बताया मैंने वो लिख दिया। ये हो गया सुधन अल्प स्वल्प। इसका मतलब ये उदाहरण सही है, और हमें पूछा है कि सही नहीं है। ये उदाहरण बिल्कुल इजी था, दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि के जब भी उदाहरण देखते हो तो बनी हुई संधि के अंदर अगर आपको बड़ा ऊ दिखता है या बड़ा आ दिखता है या बड़ी ई दिखती है तो वहां पर दीर्घ संधि है। एक हमेशा ध्यान रखना, संधि करते समय भूत वाला सिस्टम होता है। भूत किसी भी आदमी को दिखते नहीं है, हमें महसूस करना पड़ता है कि यार इसमें भूत भड़ गयो। ये स्वर एक तरह के भूत है, व्यंजन एक तरह का इंसान है। और जब भी ध्यान रखना है इसमें आ चला गया है तो वो आ का हो गया, ऊ का चला गया, बड़ा होगा ध्यान रखना दीर्घ संधि। सीधा ही दिख रहा है, ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है। बनी हुई संधि में जहां बड़ा ऊ दिखता है, जहां बड़ी ई दिखती है, जहां बड़ा ऊ दिखता है वहां पर दीर्घ संधि होती है। ये बड़ा ऊ दिख रहा है, फिक्स है कि दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का जब भी विच्छेद करते हो तो दोनों और स्वर समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। छोटे बड़े हो सकते हैं, छोटे बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि शब्द क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आपने बड़ा ऊ देखा है तो दोनों और ऊ ही आएगा, छोटा बड़ा हो सकता है। आपने आ देखा है तो दोनों और आई आएगा, छोटा बड़ा हो सकता है। आपने ई देखा है तो दोनों और ई आएगा, छोटा बड़ा हो सकता है। ये छोटे बड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दोनों और शब्द क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसलिए लघुधन उत्तर से क्या हो गया, लघुतर। उसके बाद में ये जो उदाहरण था आपका व्यंजन संधि का उदाहरण था। मैंने पहले ही तीसरी बार बता रहा हूं कि ऐसा अगर आपको दिखता है तो व्यंजन संधि होगा। ये बहुत शानदार उदाहरण है उच्छिष्ट, क्योंकि उदाहरण इसलिए अच्छा है क्योंकि ये 3-4 जगह पूछा जा रहा है। ये संधि में पूछा जा रहा है, ये शब्द शुद्धि में पूछा जा रहा है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जा रहा है। यानी जो बचा हुआ जो भोजन होता है उसे उच्छिष्ट कहते हैं। तो एक तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में है, शब्द शुद्धि में इसलिए पूछा जा रहा है कि ये शब्द आप देखते नहीं हो। उसके बाद में लेकिन पेपर में यहां पर कहां पूछ लिया, संधि में पूछ लिया। मित्रों हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी किसी सवाल की वरीयता ज्यादा बढ़ जाती है और कहीं ज्यादा टॉपिक में वो घूम जाता है तो पेपर के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है। जैसे हो सकता है आपको ये संधि में दिखे, हो सकता है आपको ये उपसर्ग में दिखे, हो सकता है आपको ये शब्द शुद्धि में दिखे, हो सकता है आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द दिखे, क्योंकि इस शब्द की जो वरीयता आ रही है वो 4 जगह आ रही है। और जब कोई शब्द 4 जगह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है तो चांस बनता है कि वो पेपर के अंदर कहीं ना कहीं आए। यानी कि ये भी क्या है, सही है। गलती आ रही है सम्मति की। मैंने इस शब्द का जिक्र कर दिया था पहले कि मैंने कहा कि आपको चाहे ने है, चाहे टे है, चाहे ले है, आपको इस प्रकार से शब्द दिख रहे हैं तो उसका तय हलंत होगा। और फिर मैंने लास्ट में कहा कि आप में गलती मत कर देना, उसको तय में मत डाल देना, क्योंकि मैं के अंदर ही जाएगा, तय में गया तो गलत हो जाएगा। हमने जो जिक्र किया था वो आपके 12वें क्वेश्चन में आ भी चुका है, और ये देखो इसने तय डाल भी दिया है। यानी हमारी सोच का इन्होंने निर्धारण भी कर दिया है कि हम जैसा सोच रहे वैसा ही सवाल बन रहे। इसलिए ये सवाल क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये तो मैं में ही जाएगा और इसका उदाहरण बनेगा समधन मति। अब आपके देखो ये सवाल उपसर्ग में जा रहा है, संधि में जा रहा है, शब्द शुद्धि में जा रहा है, 3-4 जगह अपनी उदाहरण अदा कर रहा है, तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं ये आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? मित्रों आजकल शब्द शुद्धि के कुछ एक उदाहरण इस तरीके से आ रहे हैं जिनके 4 ऑप्शन बन रहे हैं, और मैंने विद्यार्थियों को देखा है कि 4 जो ऑप्शन बन रहे हैं उसमें विद्यार्थी ऐसे लग रहे हैं कि ये शब्द शुद्धि का सबसे हार्ड उदाहरण बन गया। नहीं, मैं और मेरी दृष्टि और मेरी सोच के अनुसार अगर शब्द शुद्धि के अंदर एक विकल्प में 4 ऑप्शन आ रहे हैं तो यह समझना उससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 उदाहरण में से आप एक उदाहरण गलत को पकड़ लो, वो चारों ही गलत हो जाएंगे। और 4 उदाहरण में से एक उदाहरण को पकड़ना बहुत इजी है और केवल एक को पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन इजी कर दिया है पेपर वाला ने कि 4 उदाहरण में से एक उदाहरण पकड़ लो। कैसे? पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्या रहा है पेपर वाला? कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। चलो ठीक है, ये कह रहा है कि जितने उदाहरण दे रखे हैं वो सारे सही होने चाहिए। तो हम क्या करें? हम ऐसे करें कि इनमें से एक एक गलत उदाहरण ढूंढ लो तो वो सारे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसको सारे सही चाहिए। चलो ठीक है, हम यही कोशिश करते हैं।
जैसे ये देखो शब्द लिखा हुआ आ रहा है कार्यकारिणी, मतलब कार्यकारिणी नहीं होता है, कार्यकारिणी होता है। इसका मतलब हमें ये शब्द पकड़ में आ गया, ये शब्द गलत हो गया। जब 4 या 3 ऑप्शन में से एक शब्द गलत पकड़ में आ रहा तो वो पूरी लाइन खराब हो गई, ये लाइन खराब हो गई, ये गलत हो गए। ये देखो चरमो उत्कर्ष, ये गलत लिखा हुआ, क्योंकि आपको ही पता है इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है चरमो उत्कर्ष। और ये गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि जहां एक मात्रा दिखती है वहां गुण संधि होती है, और तोड़ते समय ये देखो बन गया चरमधन उत्कर्ष। इसका मतलब ये शब्द भी क्या गलत हो गया। आपको एक एक शब्द पकड़ना है, एक पकड़ा पूरी लाइन खराब हो गई, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगला शब्द देखा पूर्वग्रह, पूर्वग्रह नहीं होता है मित्रों, पूर्वाग्रह होता है। और इस शब्द को तोड़ते हो तो भी ये शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण बनता है पूर्वधन आग्रह। जो आपने पहले से निश्चित किसी व्यक्ति के ऊपर धारणा बना रखी है कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही इंसान है, वो पूर्वाग्रह होता है। युवराज सिंह बैटिंग करने के लिए आया है, आप 4 साल से उसकी क्रिकेट देख रहे हो, आपको पता है ये रन बनाएगा, तो आपकी एक पूर्व धारणा होती है कि यार रन बनाएगा, उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। आप पूर्व रूप से आग्रह करके बैठ जाते हैं, यानी ये भी क्या हुआ, गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। अब आपको चाहे सवाल आ नहीं रहा तब भी ये सही है। क्यों सही है? जब 3 गलत है 4 ऑप्शन है तो बचा हुआ ऑप्शन आपका आराम से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपको चाहे इस शब्द के बारे में नॉलेज नहीं है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन सही है। सही क्यों है? क्योंकि आपने एक तरीका ढूंढ लिया कि किसी भी सवाल को सही कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही नहीं है, इसमें आपके सीधा ही आ रहा है ये प्रतिशतांश ध्यान रखना। वो परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतांश ध्यान रखना, यानी कि ये जो शब्द देख रहेगा वो क्या है, गलत है। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रत्यय उपसर्ग से रहित शब्द। इसका मतलब ये तो बिल्कुल इजी हो गया यार आपके क्वेश्चन की, कि इसमें प्रत्यय उपसर्ग नहीं है, रहित का मतलब है नहीं। अब देखो, या ऐसा मत समझ लेना कि ये प्रत्यय नहीं भाई साहब, इसको तोड़ोगे तो पता चलेगा ये ए आ रहा है, ये प्रे आ रहा है, ध्यान रखना है। और इसमें ध्यान रखना, ये प्रीति, ये शब्द आपका गलत हो गया, इसमें है ही नहीं। ये प्रेक्षक ध्यान रखना है, आपके गुण संधि से संबंधित सवाल आ रहा है। इक्षक ध्यान रखना, चाहे इक्षक है, चाहे ईस है, चाहे इक्सा है, ई की मात्रा बड़ी आती है, ध्यान। इंद्र में ई की मात्रा छोटी आती। और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है प्रयधन आरंभ, अच्छा उदाहरण है, दीर्घ संधि में आता भी है, लेकिन दीर्घ संधि से ज्यादा मैं इस शब्द को मैं तो मानता हूं कि ये शब्द युग में अच्छा पूछा जाता है। आपको प्रारंभ और आरंभ का अर्थ आना चाहिए। प्रारंभ का मतलब होता है जब कोई कार्य पहले से चल रहा है उसे हम प्रारंभ कहते हैं। जिस कार्य को हम 0 से शुरू करते हैं उसे हम आरंभ कहते हैं। किसी भी मकान की फर्स्ट टाइम नींव दी जाती है तो वो कार्य आरंभ हो जाता है, और उसी मकान पर मजदूर 10 दिन से आता है तो उस कार्य को हम प्रारंभ कहते हैं। और ये उदाहरण शब्द युग में चल रहा है, संधि में चल रहा है, प्रत्यय उपसर्ग में चल रहा है, 3-4 जगह चल रहा है, तो आपको आना चाहिए। उसके बाद में शब्द लिखा हुआ आ रहा है प्रीति। प्रीति का मतलब होता है प्रेम। आपके शादी वाले कार्ड में ये शब्द अक्सर गलत लिखा हुआ आता है, क्योंकि वहां पर लिख दिया जाता है प्रतिभोज। प्रति का मतलब होता है डेली, लेकिन गलत लिख दिया जाता है। वो प्रतिभोज लिखा हुआ आ रहा तो गलत है, क्योंकि वहां पर प्रीति होता है, और प्रीति का मतलब होता है प्रेम। जो प्रेम का जो भोजन खिलाया जाता है उसे प्रीति भोज कहते हैं। आपको आमंत्रण निमंत्रण के बारे में भी पता होना चाहिए कि आमंत्रण का मतलब क्या है, निमंत्रण का मतलब क्या है। हो सकता है आप सुबह खाना खा के ही नहीं जाओ, वहां पर आपके आमंत्रण वाला कार्ड आ रखा है, तो वहां पर देखोगे तो आपको खाना कौन खिलाएगा। इसलिए कार्ड का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, क्योंकि आमंत्रण का मतलब होता है जिसमें आपको हो सकता है कचौरी खिला दे या एक आधा गुलाब जामुन दे दे, वो आमंत्रण है। निमंत्रण का मतलब होता है, याद रखने का तरीका है, निमंत्रण मतलब नूतो। मारवाड़ी के अंदर इस शब्द का जिक्र भी किया जाता है कि भाई उस व्यक्ति के नूता आया, न्यूता से ही शब्द आगे जाके निमंत्रण बना है, जिसका मतलब होता है जहां पर आपको भरपेट खाना खिलाया जाएगा। इसलिए कार्ड पढ़ के ही खाने का निर्धारण करके जाना है, नहीं तो आमंत्रण निमंत्रण का पता ही नहीं है तो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, शादी वाला कार्ड ढंग से पढ़ के जाओ, उसमें क्या लिखा हो, क्योंकि उसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं और आपको आना चाहिए।